अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब की 9 मई मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। 8 मुकदमात में उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं। ये सब कैसे हुआ और इसका अब असर क्या है, आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर तफसील आपको फराहम करते हैं। इसके अलावा जो आज की अहम खबर है वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलमों की तरदीद है। DJISPR की तरफ से सुहेल वड़ाइच साहब ने जो अभी पिछले दिनों कॉलम लिखे और उसमें ये उन्होंने जिक्र किया कि उनकी जो फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात हुई उसमें उन्होंने जो सवालात किए, टाइप ऑफ इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसके हवाले से DJISPR ने तरदीद कर दी है। क्या उन्होंने कहा आपको तफसील बताते हैं और फिर लास्टली PTI की कोर कमेटी के इजलास का भी अहवाल आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज की मेन और टॉप स्टोरी की तरफ सबसे पहले जाएंगे। वो है जनाब इमरान खान साहब को फाइनली एक बहुत अरसे के बाद अच्छी खबर मिली है, एक हक मिला। मैं तो रिलीफ नहीं कहूँगी, इंसाफ मिला है, क्योंकि बिल्कुल मेरिट पर मबनी जो है वो फैसला आया। मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए, जो कानूनी नज़ीरे हैं उसके मुताबिक देखा जाए, तो इमरान खान साहब की ये ज़मानतें रोक नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट, इनको एक्सेप्ट करना होगा। वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट में ही एक्सेप्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने कमज़ोर फैसले दिए, बल्कि मेरिट भी उसमें डिस्कस कर दिया, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा PTI के वकला को। और आज सूरत हाल ये रही कि 3-4 मरतबा डिले करने के बाद फाइनली चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब को ये केस सुनना ही पड़ा। लकीली उन्होंने जो एक खदशा था कि शायद वो दोबारा रिमांड बैक ना कर दें इस केस को, उन्होंने बहरहाल इसका एक हतमी फ़ैसला सुना ही दिया है और ज़मानतें एक्सेप्ट करते हुए इमरान खान साहब की ज़मानत फ्राहम कर दी 8 मुकदमात में। तो अब 9 मई के जितने भी इमरान खान साहब पे मुकदमात थे, क्योंकि पहले मेरा ख्याल है 21 या 22 मुकदमात हैं जिनके अंदर ऑलरेडी इमरान खान ज़मानतों पर हैं, और दूसरी तरफ अब ये 8 मुकदमात मज़ीद शामिल हो गए हैं जिसमें इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई है। तो ये कोई 30 के करीब 9 मई के मुकदमात थे जिसमें इमरान खान साहब को नामजद किया गया था। अब तमाम 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब ज़मानतों पर हैं, उनकी गिरफ्तारी इसमें नहीं है। तो ये एक अहम संग मील है जो आज अबूर हुआ है, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब 2 वजह से गिरफ्तार थे। एक ये 9 मई के मुकदमात की वजह से गिरफ्तार थे, और दूसरे अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा याफ्ता होने की वजह से जेल में मौजूद हैं। तो अब इन 2 वजूहात में से एक वजह आज ख़त्म हो गई है, यानी 9 मई के जो मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी थी उसमें ज़मानत उनकी हो गई है और उनको रिहा करने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। आज उस वक्त बड़ी खलबली मच गई जब सुबह ये पता चला कि अचानक से बेंच तब्दील हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस मियां हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो बेंच में शामिल हो गए हैं। इसके बाद भी बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अब कहीं नया बेंच तश्कील देने या फिर नया बेंच में नया जज आने के बाद कोई और तवालत का तरीका ना इख्तियार कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये समात भी हुई, और इस समात में जो प्रोसिक्यूटर साहब जिनका कल पेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो भी बिल्कुल हशाश बशाश सुप्रीम कोर्ट टाइमली पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो केस की समात हुई उसमें ये सवाल जब सलमान सफदर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो आर्ग्यूमेंट्स उनसे लेंगे, यानी उनसे सवाल करेंगे जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो इस ज़मानत के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने उनसे बातचीत की और उनसे सवालात भी किए जिसके जवाबात प्रोसिक्यूटर साहब नहीं दे सके और दलाइल से मुतमिन नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने एक जगह पे एजाज चौधरी साहब के केस का हवाला दिया, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए वो काफ़ी सख्त थे। और हालांकि मेरिट के ऊपर उन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया दोनों तरफ से, लेकिन थोड़ी मुख्तसर समात के बाद ही जो ज़मानतें थी वो मंजूर कर ली गई, और इस तरीके से इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है 9 मई के 8 मुकदमात में। अब इमरान खान साहब की रिहाई में सिर्फ एक चीज़ रुकावट है, कानूनी तौर पर मैं बता दूं, वो है जनाब अलकादर ट्रस्ट केस। तो गोया आप ये कह सकते हैं कि अब इमरान खान और उनकी अहलिया सिर्फ इस वजह से जेल के अंदर कैद तन्हाई काट रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस में और कुछ भी नहीं है। वजह इसकी ये है कि अलकादर में अगर कोई करप्शन का जिक्र होता तो हम ये कहते कि जी इमरान खान के अकाउंट में पैसे आए हैं। भाई वो पैसा किधर है? जी वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास है। तो फिर इमरान खान ने उसमें क्या किया है? जी इमरान खान ने उसमें यूनिवर्सिटी बनाई है। तो एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इमरान खान और उनकी एहलिया इस वक्त अडियाला में कैद काट रहे हैं। इसके अलावा उनके तमाम केसेस या तो ख़त्म हो चुके हैं या ज़मानतों पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर साइफ़र केस ख़त्म हो चुका है, जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग केस इमरान
عمران خان کے خلاف کہا جا رہا تھا. اسی طرح عدت کیس عمران خان صاحب کے خلاف ایک گھٹیا اور شرمناک کیس تھا, وہ بھی اپنی موت آپ مر چکا ہے, اس میں بھی بریت ہو چکی ہے دونوں میاں بیوی کی. اس کے بعد تیسرا جو کیس تھا وہ توشہ خانہ 2 کا بنایا گیا, اس کے اوپر ابھی ٹرائل جاری ہے لیکن اس میں ان کو ضمانت مل چکی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ان کا کیس تھا وہ 9 مئی کے مقدمات تھے ڈھیر سارے, اس میں ان کو ضمانتیں مل چکی ہیں. پھر ان کا جو کیس تھا وہ القادر ٹرسٹ کیس تھا جس میں ان کو سزا ہو چکی ہے, اور اب وہ سزا اگر معطل ہو جائے جس کے لیے ہیئرنگ کی ضرورت ہے. مسئلہ وہاں پہ صرف یہ آ رہا ہے کہ ہیئرنگ نہیں ہو پا رہی, ورنہ اتنا 4 مہینے ہو چکے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ پیچھے ہیں کہ صرف آپ سزا معطل کر دیں تاکہ آگے ان کی رہائی کا بندوبست ہو. پھر باقی جو میرٹ پر جو سزا کی بریت ہے یہ وہ سب چیزیں پھر بعد میں اگلے سال بے شک ہوتی رہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب فکس ہی نہیں کر رہے ہیئرنگ سے پہلے. انہوں نے چھٹیوں سے پہلے بھی, جو گرمیوں کی تعطیلات تھیں اس سے پہلے بھی حد الامکان کوشش کی کہ کیس فکس ہی نہ ہو, اور اس کے بعد پھر گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں تو ان کو ویسے ہی بہانہ مل گیا, اور اب چھٹیاں بھی اینڈ ہونے کو ہیں. تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں یہ بڑا سیفلی کہہ سکتی ہوں کہ اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اور ان کی جیل سماعتیں زیادہ دیر بند شاید نہ رکھی جا سکیں. میں بالکل بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ اب فوراً سے عمران خان کا کیس لگے گا اور انہیں القادر میں ضمانت معطل, یہ سزا معطل کر کے ضمانت دے دی جائے گی. بلکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, وہ ہے یہ نظام جو کہ نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور اس نظام کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا وجہ بنا سکیں. تو اب عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمران خان کی القادر کی سزا معطل ہونے سے پہلے کسی اور کیس میں ان کو سزا سنا دی جائے, اور وہ کیس یقینی طور پر توشہ خانہ 2 ہو سکتا ہے جس میں تیزی سے پہلے بھی ٹرائل جاری تھا لیکن ملاقاتیں بند رکھنے کے لیے یہ ٹرائل روک دیا گیا تھا. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ القادر ٹرسٹ کی اپیل ہیئرنگ کے لیے فکس ہونے سے پہلے توشہ خانہ کے ٹرائل کو مکمل کیا جائے اور انہیں سزا بھی سنائی جائے. یہ کرنے کے لیے ظاہر اڈیالہ جیل میں دوبارہ سے سماعتیں کرنی پڑیں گی. تو لہٰذا ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب سماعتیں بھی ہوں گی اور ملاقاتیں بھی شروع ہوں گی آئندہ کچھ دنوں میں, کیونکہ اس کے بعد پھر القادر ٹرسٹ کیس کی طرف اب اشارہ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اب ہمارا پورا فوکس ادھر ہے. آج علیمہ خان صاحبہ بہت خوش تھیں, بہت ایک جینون بڑی خوشی کی مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر, اور وہ کہہ رہی تھی کہ نیکسٹ سٹاپ جو ہے ہمارا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اب ہر صورت ہم اسلام آباد کے چیف جسٹس کو یہ زور دیں گے کہ وہ کیس فکس کریں ہیئرنگ کے لیے. تو اب پوری ان کی جو توجہ ہے وہ اس طرف رہے گی. دوسری طرف سلمان صفدر صاحب بہت پر امید ہے عمران خان صاحب کے ونر لائر, جو کہ یقینی طور پر مطلب ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں اپریشیٹ کیا جائے جس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کے تمام کیسز ختم کیے ہیں. تو سلمان صفدر صاحب بہت ہوپ فل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو القادر کیس ہے یہ صرف ایک ہیئرنگ اور 15 منٹ کی مار ہے. ویسے ان کے اوپر یہ کانفیڈنس سوٹ کرتا ہے, آپس کی بات ہے, جو بندہ ڈوئر ہوتا ہے وہ اس طرح کا کانفیڈنس شو کرے تو وہ اس کو سوٹ کرتا ہے, جچتا ہے اس کے اوپر. تو سلمان صفدر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ایک ہیئرنگ اور 15 منٹ کا کیس ہے اور القادر میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جائے گی. وہ اتنے ہوپ فل ہیں تو اس کی قانونی وجوہات ہیں, لیکن قانونی کے ساتھ ساتھ سیاسی وجوہات کو دور کرنا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا کام ہے اور عمران خان صاحب کے اپنے فیصلے ہیں. لیکن قانونی طور پر وہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اتنا مشکل کیس نہیں ہے, صرف 15 منٹ میں اس میں سزا معطل ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس کی سماعت تو ہو. جج صاحب تو سماعت ہی نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان کے وکلا بھی, ان کی فیملی بھی کافی خوش اور مطمئن نظر آئے. اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر بہت ایکسائٹمنٹ دیکھی گئی, بہت زیادہ نعرے بازی ہوئی شارع دستور پر عمران خان صاحب کے حق میں, اور جو ان کے وکلا اور جو لیڈرز اور جو لوگ بھی وہاں پر موجود تھے بہت ان کی طرف سے ایک جذبہ نظر آ رہا تھا. تو ایک دفعہ پھر ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا, پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ یہ حق اور سچ کی فتح ہے, اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب پر جو یہ الزامات تھے کہ انہوں نے ماسٹر مائنڈ کے طور پر یہ سارا 9 مئی کا واقعہ پلان کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے اتنی صعوبتیں اٹھانی پڑی ہیں, اتنے لوگ ان کے کارکن جو ہیں وہ کوئی 40-50 ہزار کے قریب ان کے کارکن گرفتار ہوئے اوور آل اگر دیکھا جائے, اور چھاپے جو پڑے اور کئی کارکن ان کے گرفتار ہوئے, اور اس کے بعد پھر جو ان کے لیڈرز ہیں وہ تک بیچارے آج تک جیلوں میں ہیں. تو ایک لمبی ظلم کی داستان کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جو کیسز ہیں اس فیصلے سے کمزور پڑے ہیں. سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ ٹھوس شواہد موجود نہیں
नहीं हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ठोस शवाहिद मौजूद नहीं हैं, तो फिर जो आपने 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई हैं वो कहाँ स्टैंड करती हैं? जो आपने इन जो रहनुमा इस वक्त जेलों में हैं, इनकी ज़मानतें रिजेक्ट की, वो कहाँ स्टैंड करती हैं, जबकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये फैसला दे दे कि जनाब इन शवाहिद में जान नहीं है। तो अगर आप देखें तो कानूनी तौर पर भी इसका फ़ायदा बाकी तमाम केसेस को भी होगा और अपीलों को भी होगा, और इस बात का फ़ायदा ख़ुद इमरान खान साहब के जो GHQ गेट हमला केस चल रहा है उनके ऊपर, उसके ऊपर भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ी PTI के लिए अचीवमेंट है और ये एक बड़ा फ़ायदेमंद दिन है उनके लिए कि ये आज केस का जो फैसला है वो उनके हक में आया। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से लोग ये बात कहेंगे कि पता नहीं जी बाहर पीछे कोई माइंड चेंज हो गया है, कोई ढील हो गई है। जी मैं ये समझती हूँ इस मामले के ऊपर कि कोई डील वील नहीं हुई, वो सबको पता है। अगर डील हुई होती तो उनके साथ ये सलूक ना हो रहा होता जो इस वक्त जेल में हो रहा है। तो ये बात तो जमा खातिर रखिए कि डील तो कोई नहीं हुई। फिर ये ज़मानतें मंजूर कैसे हो गई, बहुत से लोग इस सवाल के अंदर उलझेंगे। तो बात बड़ी सादा सी है जी। आपने कभी अगर क्रिकेट मैच देखा हो और उसमें आप देखें कि एक टीम जो है उसने अंपायर जो है वो साथ मिला लिए और अंपायर पूरी कोशिश कर रहा है कि एक टीम जीत जाए, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मुखालिफ टीम जो है वो अच्छा खेल रही हो और कहीं ना कहीं आके जब रोंदी मारते जा रहे हैं, आप गलत फैसले देते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एक हद तक ही आप गलत फैसले दे सकते हैं। मसलन अगर अब कोई LBW हुआ है तो आप हो भी गया है कोई, तो आप कहें कि नहीं हुआ। अगर कोई कैच आउट हुआ है और आप कह दें कि नहीं जी बल्ले से टच ही नहीं हुआ बॉल, तो ये तो बात समझ में आ रही है कि इतनी तो अंपायर जो है वो कर लेगा गड़बड़, इतने तो गलत फैसले दे देंगे। लेकिन अगर आप बोल्ड ही कर देंगे या अगर सीधा ही कैच हाथों में आ जाएगा कहीं दूर किसी फील्डर के पास, तो वहाँ पे अंपायर क्या करेगा? तो ये इस वक्त वही सूरत हाल है कि बेशक ये केसेस जाली हैं, बेशक निज़ाम जितना मर्जी इन केसेस को तवील कर लेता है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता है, गलत फैसले छोटी अदालतों में दे देता है, लेकिन जब ओपन कोर्ट की बात आती है, जब बड़ी अदालतों की बात आती है, जब खुली हेयरिंग की बात आती है, तो वहाँ पर आप किस हद तक जाके काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला साबित करेंगे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो अंपायर की भी बस हो जाएगी कि अब इससे आगे कानून या किस तरह वो धूल झोंके देखने वाले की आंख में, तो धूल झोंकने के लिए भी तो कोई सब्सटेंस होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं आकर तो आखिर इन केसेस का खात्मा होना ही है जब आप इन केसेस को इस तरह के कमज़ोर बेसिस पर बनाएंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक सूरत हाल है कि अंपायर भले साथ मिले हुए हैं, अभी भी इसमें कोई खुशफहमी में ना आए कि अंपायर बड़े गैर जानिबदार हो गए हैं। अंपायर भले साथ मिले हुए हैं, लेकिन ये याद रखिए कि कितनी देर तक वो इस चीज़ को रोक सकते हैं। अगर कहीं पे गलती है तो वो कहीं ना कहीं तो खुल के सामने आ जाएगी। छोटी अदालतों में बंद जेलों में बंद कमरों में आप समातें करके जो मर्जी फैसले ले लें, लेकिन अल्टीमेटली तो जाहिर है जब बड़ी अदालत में बात आएगी तो बात खुलेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और बड़ी दिलचस्प आज की डेवलपमेंट है वो DJ ISPR साहब का स्टेटमेंट है, जिन्होंने सुहेल वड़ाई साहब ने ताज़ा जो कॉलम लिखे हैं उसके हवाले से तरदीद करते हुए ये कहा है कि सुहेल वड़ाई साहब की ब्रसल्स में आर्मी चीफ से कोई अलग से मुलाकात नहीं हुई, ना कोई उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ब्रसल्स में एक इवेंट में सुहेल वड़ाई साहब भी मौजूद थे, वहाँ पे आर्मी चीफ ने खिताब भी किया, बस यही मुलाकात थी। और बाकी तस्वीरें बनाने के लिए बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे, जिसमें बहुत से लोगों के साथ उन्होंने तस्वीरें बनाई। उसी तरह सुहेल वड़ाई साहब की भी उनके साथ तस्वीर है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने कोई इंटरव्यू अलग से 1-on-1 दिया है सुहेल वड़ाई साहब को, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही सुहेल वड़ाई साहब ने जो उसमें कंटेंट लिखा है कि जनाब कोई मसालिहत की बात हुई है, कोई माफ़ी का मुतालबा हुआ है, ये तमाम चीज़ों के हवाले से भी उन्होंने तरदीद की है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन PTI के हवाले से या सियासी मसालियत के हवाले से कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। ये सारी झूठी और मन घड़त कहानी है जो सुहेल वड़ाई साहब ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए लिखी है। और उन्होंने कहा कि इनके इदारे को भी चाहिए था कि ऐसी बड़ी स्टोरी वो लिख रहे हैं तो उसका पहले आप पूरा कंफर्मेशन लेते और उसके बाद उसको छापते, तो इसके ऊपर भी कोई एहतसाब होना चाहिए। तो गोया वो जियो और जंग के ऊपर भी थोड़ी सी लगा गए बात। और उन्होंने कहा कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो सीनियर सहाफ़ी की तरफ से ये बड़ी अफसोसनाक हैं वगैरह वगैरह। हमारा नज़रिया इसके ऊपर 9 मई के ऊपर यही है कि एक एक किरदार को जवाबदेह होना चाहिए, सज़ा भी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक माफ़ी की बात है, ऐसा अमल करने वालों को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई माफ़ी मांग लेगा तो उसका कानूनी अमल रुक जाएगा, अदालतों में केसेस ख़त्म हो जाएंगे। वो तो अपनी जगह चले
चलेंगे, लेकिन मुआफ़ी तो वैसे ही अपनी एहसास निदामत की वजह से मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो 9 मई है ये सिर्फ फ़ौज का मुकदमा नहीं है, ये तो कौम का मुकदमा है। तो DGISPR साहब ने आज ये लताड़ के रख दिया है सुहेल वड़ाइच साहब को। अब इस पर बड़ी दिलचस्प बात है, एक तो पहला सवाल इसमें ये जहन में आता है कि अगर वाकई सुहेल वड़ाइच साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई थी, कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं हुई, तो आखिर DGISPR साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? 4-5 दिन से ये कॉलम्स और इसकी सारी जो बाज़गश्त है वो चलती जा रही है, लेकिन इतने दिनों के बाद आके तरदीद की। जिस दिन पहला कॉलम छपा था उसी दिन इसकी तरदीद क्यों ना कर दी गई कि जनाब ये सारी बातें बकवास हैं, लेकिन इतने दिन इंतज़ार के बाद इसकी तरदीद की गई। तो एक तो ये बड़ी इसमें हैरत अंगेज़ बात है। दूसरी बात ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने तो उन कॉलमों में बहुत सी और बातें मईशत के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से भी की हैं, तो उसके हवाले से तो कोई तरदीद नहीं की गई कि वो बातें भी क्या उन्होंने नहीं की या की हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखे थे उसके ऊपर एक माहौल शायद कोई बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके तो इस सारी एक्टिविटी को डिसोन कर दिया गया है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसमें सुहेल वड़ाइच साहब भी इस्तेमाल हो गए हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब इस पे मौक़िफ़ क्या देते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा अगर उन्होंने दिया कि क्या वो इस बात के ऊपर स्टैंड करेंगे कि जी बिल्कुल मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने सवालात भी किए, या वो ये कहेंगे कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि DGISPR साहब ने तरदीद कर दी है तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। तो मेरा ख्याल, अपना अंदाज़ा ये है कि शायद सुहेल वड़ाइच साहब इसके ऊपर क्लियर मौक़िफ़ कोई भी ना दें, और बज़ाहिर ये उनके साथ कुछ मिसहैप हो गया है कि वो शायद इस्तेमाल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जब मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए बल्कि एक रिएक्शन यूँ जनरेट हुआ कि माफ़ी क्या मांगनी थी, बल्कि उसका एक सख्त रिएक्शन आया कि कोई माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तो उसके बाद फिर इस मामले से शायद पीछे हट गए हैं। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब को तो ज़ाहिर नुकसान पहुंचा है, उनके सहाफ़ती करियर के लिए एक झटका ज़रूर साबित हुआ है, लेकिन क्या सब लोगों ने ये तस्लीम कर लिया कि वाकई सुहेल वड़ाइच साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई? मेरे नज़दीक सुहेल वड़ाइच साहब की जहाँ उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब ऑडियंस के बैठ के बीच में खिताब सुन लिया और वो उसके बाद अपना झूठा सारा कॉलम लिख दिया। यकीनी तौर पर उनकी कुछ ना कुछ हेलो हाय तो हुई है, 2-4 सवालात तो उन्होंने किए, तस्वीर बनाने के लिए भी खड़े खड़े भी आप 2-4 बातें पूछ लेते हैं, तो उस दौरान उनकी कुछ गुफ्तगू ज़रूर हुई है जिससे उन्होंने एक मुलाकात या इंटरव्यू का नाम दे के उस कॉलम्स में ज़िक्र किया है। लेकिन क्या वो उन तमाम नताइज पर पूरा उतरा? वो नहीं उतर सका, तो फिर बाकी जो है वो सारी एक हिस्ट्री है। अब आ जाते हैं जी कि ये दिलचस्प सिनेरियो में हल क्या था। वैसे मेरा अंदाज़ा ये है कि बजाय इसके कि ये मुआफ़ी मांगने के मुतालबे सामने रखे जाते हैं कि इमरान खान मुआफ़ी मांगे, या PTI की तरफ से ये मुतालबे सामने रखे जाएँ कि जी नहीं वो माफ़ी मांगें, इससे बेहतर ये होता कि जो इमरान खान साहब ने सजेशन दिया था वो बेस्ट सजेशन था कि आप एक कमीशन तश्कील दे दें 9 मई के ऊपर। आप एक कमीशन तश्कील देते तो दोनों फरीकों में से किसी को भी ना झुकना पड़ता, ना उसके मौक़िफ़ की हार होती। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर हैं, वो कहते हैं जी 9 मई हमारे खिलाफ साजिश है, वो कहते हैं 9 मई हमारे खिलाफ साजिश है। ठीक हो गया, दोनों का एक ही मौक़िफ़ है। अब आपने इसको जांचने के लिए कमीशन बना देना था। जब तक वो कमीशन काम करता उस वक्त तक कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज भी हो सकती थी, कोई सूरत हाल में बेहतरी भी आ सकती थी, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में और ख़ुद जीतने के चक्कर में दोनों फरीकों ने जो माफ़ी के मुतालबे रखे, उसकी वजह से तलखी भी माहौल में आई और उस मसले का कोई हल भी नहीं निकल सका, क्योंकि इन दी एंड दोनों फरीक अपनी जगह पे डटे हुए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी उनके खिलाफ साजिश हुई, और DGISPR साहब कहते हैं जी फ़ौज के इदारे के खिलाफ साजिश हुई, और उसके बाद 3 साल की जद्दोजहद, हर तरह के जुल्म और जबर के बावजूद भी हमने ये देखा कि जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। तो उसमें नुकसान किसका हुआ? कौम का हुआ, लोगों का हुआ, आइन का हुआ, दलिया का हुआ, हर एक का हुआ। फिर वही बात आती है जहन में कि अगर ये साजिश वाकई PTI ने की थी तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको सज़ाएं नहीं दी गई। उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनकी माफ़ी कबूल हो गई, लेकिन आज DGISPR साहब ये आके कह रहे हैं कि जनाब अगर PTI वाले माफ़ी भी मांग लें तो इसका मतलब ये नहीं कि कानूनी अमल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जनाब, मान लिया, तो फिर कानूनी अमल जो उनके मुराद राज साहब थे उनके लिए कैसे ख़त्म हो गया, अंदलीब अब्बास के लिए कैसे ख़त्म हो गया, असद उमर के लिए कानूनी अमल कैसे ख़त्म हो गया, वो क्यों रिहा हैं, और क्यों कर वो जो इनके एक और लीडर थे फैसलाबाद से फ़रूख हबीब साहब, उनके ख़िलाफ़ कानूनी अमल कैसे ख़त्म हो गया। वो तमाम लोग, इमरान इस्माइल, अली जैदी, जो भी उस वक्त PTI का हिस्सा था,
انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی، معافی مانگی، آپ نے ان کے خلاف قانونی عمل ختم کر دیا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان کے خلاف قانونی عمل جاری رہا۔ تو پھر آپ یہ بتا دیجئے کہ معافی کا قانونی عمل سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ سمپل سی ایک بات ہے۔ بہرحال یہ ساری جو بات ہے، اس کے بعد آخر میں صرف پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی ہے، اس کی بات کر لیتے ہیں، جن کا رات گئے اجلاس ہوا، جنہوں نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے اوپر بھی تحفظات کھڑے کر دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے اس کو نظر ثانی کے لیے کہا جائے گا۔ وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے، محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا شاید کوئی بہت خوشائند فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی ایک اور ایسا فیصلہ ہے عمران خان کا جس کے اوپر سیاسی کمیٹی کو تحفظات ہیں، اور میں آپ کو ایسے کئی فیصلے گنوا سکتی ہوں۔ بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا تو منظور نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کیا ہدایت نامہ تھا، اور کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا؟ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ بجٹ پیش بھی ہوگا اور منظور بھی ہو جائے گا، کمیٹی کا فیصلہ پریویل کیا۔ اس کے بعد عمران خان کا فیصلہ یہ تھا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا، کمیٹی کا فیصلہ کیا ہے؟ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے، تو انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے اس کو مقدم رکھا اور پریویل کیا کہ جی ہر صورت حصہ لینا ہے۔ بھلے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹکٹ ہیں وہ نااہل ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو ہی دیے جائیں گے، لیکن یا ان کی ریکمنڈیشن پہ دیے جائیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے حصہ ہی نہیں لینا، اس کے خلاف بھی پولیٹیکل کمیٹی نے کہا نہیں جی ہم نے حصہ لینا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ جی آپ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کریں اور ان کو رکوائیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کروائیں، نہیں کروائی گئی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، لیکن پولیٹیکل کمیٹی کہتی ہے نہیں جی اس کے فیصلے کے اوپر بھی ریویو ہونا چاہیے۔ تو بظاہر بادِ النظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ہر فیصلے کے اوپر اب پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کو اعتراض ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پولیٹیکل کمیٹی نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور عمران خان کی جو ہدایات ہیں وہ ان کے لیے اس طرح سے معنی نہیں رکھتی، ان کے اوپر نام جپتے رہتے ہیں کہ جی عمران خان کی ہدایت، عمران خان کی ہدایت، لیکن جو فیصلہ ہے وہ اپنا پریویل کرتے ہیں، فیصلہ وہی کرتے ہیں جو ان کو صحیح لگتا ہے، اور جس فیصلے میں ان کو اعتراض ہوتا ہے، عمران خان کے جس فیصلے پہ انہیں اعتراض ہوتا ہے اس پہ جا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے نظر ثانی کا کہا، اور وہ مان گئے۔ جبکہ کارکن اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان کی بہنیں آ کے کسی چیز کو نہیں کنفرم کر دیتی، باقی کوئی بھی لیڈر جا کے ملے اور کوئی بھی فیصلہ کروائے یا بدلوائے اس کو وہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن وہ فیصلے اگر عمران خان بدل بھی رہے ہیں یا نہیں بھی بدل رہے وہ تو ایک الگ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کو عمران خان کا کیا ہر فیصلہ غلط نظر آنے لگا ہے؟ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔